हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करते हैं बच्चों मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, कि इस पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, या मेटलॉइड्स क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन सब के अंदर से जो हमारे एस, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब मेटेलिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलिक इन नेचर होते हैं। एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। क्या बोला मैंने? जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के, जबकि मेरे जो एस, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे होते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स। बात क्लियर है? दैट मीन्स इन पीरियोडिक टेबल द मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में मेजर अमाउंट में मेरे पास मेटल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट मोर देन 78% एलिमेंट्स आर मेटल। इस पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूं मैं अगर, तो 78% मेरे पास मेटल्स होते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स आर यूजुअली द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल बच्चों। बट आप सबके मन में क्वेश्चन आया होगा, मरकरी, मरकरी तो लिक्विड होती है। बिल्कुल, तो मरकरी क्या है? एक्सेप्शन है बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको एक्सेप्शंस को साथ में रख के चलना होता है। दैट मीन्स हर स्टेप पे हमको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, तो हमें इन एक्सेप्शंस को भी याद रखना होता है और जनरल ट्रेंड्स को भी याद रखने होते हैं कि किस तरह इनका ऑर्डर चलते हैं। बात क्लियर है? तो मैंने बोला कि यूजुअली दे आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। बट एक्सेप्शन क्या हो गया उसमें? मरकरी हो गया, Hg, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूं तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल हमारे जनरली सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इसी तरह मैं वापस बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। दैट मींस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट नॉन मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, कम होता है। बट यहां फिर एक्सेप्शन आ गया। यहां पर हम बोरोन और कार्बन की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस को बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें इन एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो आप इनको मार करके रखिएगा। अब मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं हमारे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। बट नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल भी मेरे अच्छे होते होंगे? नहीं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है? अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स जो होते हैं मेरे वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं और सोनोरस होते हैं। दैट मींस ये तीन क्वालिटी पाई जाती है। अब मैं बात करूं मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल मतलब इन मेटल्स को थिन शीट के अंदर फ्लैटेंड किया जा सकता है। दैट मींस थिन शीट में काटा जा सकता है। बात क्लियर है? डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? इनको वायर्स के अंदर यूज किया जा सकता है, खींच खींच के वायर बनाए जा सकते हैं इनसे। मैं बात करूं सोनोरस, सोनोरस का क्या मतलब होता है? सोनोरस का मतलब होता है विच मेक साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारी स्कूल की बेल की बात करूं मैं, वो हमारी क्या होगी? सोनोरस का एग्जांपल हो गया मेटल्स में। बात क्लियर है? बट नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। दैट मीन्स मेटल के अंदर ही तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट नॉन मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बात क्लियर है? सो नाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अभी हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया, अब हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? मेटल्स, मेटल्स के कैरेक्टर। और मेटल के पास क्या होती है टेंडेंसी? मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। बिल्कुल बच्चों, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। नाउ इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल, अगर किसी पीरियोडिक टेबल में मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों। क्या होता है? इंक्रीज होता है। दैट मीन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली।
दैट मीन्स अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देता है। क्या बोला मैंने? अगर मैं किसी पीरियड के किसी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं तो मेटल अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत इजीली रिमूव कर देता है। मैं बात करूं क्यों ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट के पास ये टेंडेंसी आती जाती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव कर दें। तो इसको अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। As you notice that if we moving down the group in a periodic table, then in the electronic configuration of each step, the number of shell also increase. जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक एक शेल बढ़ता जाता है। दैट मीन्स जैसे फर्स्ट की बात करूं तो n इक्वल टू 1 सेल है, फिर n इक्वल टू 2 हो जाता है, फिर n इक्वल टू 3 हो जाता है, n इक्वल टू 4 हो जाता है, इस तरह 5 6 7 ऐसे होते हैं हमारे। बात क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि ऊपर से नीचे आने पर मेरे पास शेल्स के नंबर बढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जाऊं, लिथियम से सोडियम की तरफ, सोडियम से पोटेशियम की तरफ, तो आप देख पा रहे हैं कि एक नया शेल ऐड होता जा रहा है। देख पा रहे हैं आप? हाइड्रोजन के पास एक शेल था, फिर लिथियम के पास गया तो 2 शेल हो गए, फिर मैं आगे की बात करूं सोडियम की तो 3 शेल हो गए। इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन 1s1, बट इफ वी टॉक अबाउट लिथियम तो उसके पास क्या हो गया? 2s1 आ चुका है। एक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या हो गया? 3 शेल आ चुके हैं। दैट मीन्स अंदर तक के सारे फिल्ड है और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम the number of shell increases and due to this the distance of electron from the nucleus is increases। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। बिल्कुल बच्चों, क्या बढ़ रही है? न्यूक्लियस से उस लास्ट सेल की आउटर शेल की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। दैट मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन 1s शेल, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन वो 1s शेल में प्रेजेंट है। बात क्लियर है? सो ये बहुत ज्यादा क्लोज है किससे? न्यूक्लियस से। आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस और 1s के पास बहुत कम गैप है एंड ड्यू टू दिस देयर इज ए मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट इजीली रिमूव्ड। मतलब ये जो फर्स्ट शेल है मेरा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास। तो एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का पास अट्रैक्शन ज्यादा कर रखा है उस न्यूक्लियस ने, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इजीली बाहर नहीं निकल सकता। बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द डिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज। सेल की जो डिस्टेंस है हमारी वो इंक्रीज होती जाती है न्यूक्लियस से। बात क्लियर है? एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजेज। और जो इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रेजेंट है वो भी बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात करूं तो यहां पर सेकेंड शेल जो आई है उसका इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पहले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह सोडियम की बात करूं तो वहां थर्ड शेल आ जाती है। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ की बात करूं पोटेशियम की तो फोर्थ शेल में चला गया इलेक्ट्रॉन तो डिस्टेंस और बढ़ गई। दैट मीन्स इन द ग्रुप द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट डाउन द ग्रुप हैज टेंडेंसी टू लूज मोर इजीली देन द टॉप एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा वहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल देगा। सो द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज व्हेन वी मूविंग डाउन द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। बात क्लियर है? नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट हैपन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। किसी एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता होगा? देन वी फाउंड दैट मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। किसी एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बच्चों। अब वही क्वेश्चन आ गया, क्यों? ऐसा क्यों होता है? सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज।
जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो हमको पता है कि वहां पर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर बढ़ने का क्या मतलब हो गया बच्चों? एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब हो गया प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ना। दैट मीन्स उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं सेकेंड पीरियड की। किसकी बात करता हूं? सेकेंड पीरियड की बात करता हूं मैं। सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट होते हैं मेरे? अगर मैं मूव करता हूं लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ मूव करता हूं तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इंक्रीज। आप देख पा रहे हैं कि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है। आगे बात करता हूं मैं लिथियम के बाद बेरिलियम 4 प्रोटॉन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन। इस तरह मैं मूव करता हूं तो ऑक्सीजन आते आते मेरे को पता लगता है कि 8 प्रोटॉन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है मेरे पास ऑक्सीजन के अंदर। बात क्लियर है? अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। अब इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो क्या सेम ऑर्बिटल में आ रहा है? बिल्कुल। किसी भी एक पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम होता है। That means the electron is add in the same shell as we already learned in the period that electron enter in the same shell। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक पीरियड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ही आता है। ऑर्बिटल चाहे s हो या p हो सकता है पर शेल तो 2 ही रहेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसका 2 ही रहेगा। बात क्लियर है? सो द ओवरऑल रिजल्ट इज द न्यूक्लियस चार्ज इज इंक्रीजेस बट द शेल रिमेन्स सेम। क्या हो रहा है? इसका न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, लगातार उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है। दैट मीन्स सेम क्वांटम नंबर के अंदर ऐड हो रहा है। That means the attraction of nucleus increases, so the electron is not easily removed by an element। वो वहां से इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं निकाल पाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, प्रोटॉन बढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों जब हम लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन थे? 8 प्रोटॉन थे। तो 8 प्रोटॉन होना मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है वहां पर। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे वो अभी भी उसी सेकंड शेल में ही हो रहे हैं। बात क्लियर है आपको? दैट मीन्स द मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। इसीलिए हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं किसी पीरियड में तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वहां से इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली नहीं निकल पा रहे क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ चुका है। But the non-metallic character is increases along the period। बट मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो लेफ्ट से राइट जाने में मेरे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने की टेंडेंसी जो होती है वो होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो हियर न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो न्यूक्लियस के पास चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन बढ़ रहे थे। जैसे ही न्यूक्लियस के पास चार्ज बढ़ेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? वो बाहर से भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। सो द ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट इफ वी मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बट इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। बट अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं लेफ्ट टू राइट में तो वो डिक्रीज होगा। सो बिकॉज ऑफ इट यू सी इन पीरियोडिक टेबल राइट हैंड साइड जो होते हैं हमारे वहां पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पी ब्लॉक में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और मेरे जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है वहां पर क्या होते हैं? इन तीनों जगह पर मैक्सिमम मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी सी दैट इन पीरियोडिक टेबल देयर आर सम एलिमेंट which behave as metal as well as non metal। कुछ पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। उन्हें कहा जाता है बच्चों मेटेलॉइड्स। क्या कहा जाता है? मेटेलॉइड्स। और उन्हें ही सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। बात क्लियर है? द मेटेलॉइड्स आर प्लेस्ड इन राइट साइड एंड टर्न्स डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल। आप देख पा रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में राइट साइड हमारे जो डायगोनली प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं मेरे मेटलॉइड्स। और वो एलिमेंट्स कौन से होते होंगे? एंड द एलिमेंट्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम। ये सब मेरे होते हैं क्या? ये सब मेरे होते हैं
मेटलॉइड्स होते हैं। बात क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स ये सब क्या होते हैं। थैंक यू।